नमस्कार दोस्तों ऐसा क्या कुछ हुआ कि अचानक राहुल गांधी के फेवर बदल गए। ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की रूपरेखा ही बदल गए। ऐसा क्या कुछ हो गया इस दौर में कि राहुल गांधी अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में आकर खड़े हो गए। और ऐसा इस दौर में क्या हुआ कि एक ही झटके में प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां तो दूर की बात है, 2047 में विकसित भारत तो दूर, संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हुए, प्रभु श्री राम का जिक्र करते हुए बार बार जो है हिंदुत्व के दायरे तले कांग्रेस को यह कहकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि यह हिंदू विरोधी है। यानी सियासी तौर पर किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव एक ही झटके में बदल जाएगा। लेकिन यह सब कुछ मौजूदा समय में हो क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ा कारण क्या यही है कि देश में पहले 3 चरणों का मतदान और उस मतदान के बाद कमोबेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने तौर पर उसका विश्लेषण किया, कांग्रेस ने भी उसका विश्लेषण किया, इंडिया गठबंधन के तमाम छत्रकों ने भी किया और आरएसएस यानी संघ परिवार ने भी किया। और उन सबको समझ आ गया कि दरअसल 2019 के भीतर लोकसभा चुनाव में जो रेखाएं देश के किसान ने खींचा, युवा ने खींचा, देश के ओबीसी समाज ने खींची, दलितों ने खींचा, इस देश के मजदूरों ने खींचा, प्रोफेशनल्स ने खींचा, देश के नौजवान छात्रों ने खींचा, दूसरी ओर आदिवासियों ने खींचा, मुस्लिम समाज ने खींचा और ऊंची जातियों ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव में खींचा। क्या उसी के साए तले 2024 का लोकसभा चुनाव ढलान पर आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव खड़ा हो गया? यह एक ऐसी परिस्थिति है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिसमें हर किसी को साफ नजर आने लगा कि 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। क्योंकि ये लहर है या आंधी है, तूफान है या सुनामी है, एक ऐसी परिस्थिति जो जमीन पर सियासी तौर पर जिसमें देश की जनता की धड़कनों ने यह बताना शुरू कर दिया है और उसका असर आज उत्तर प्रदेश के भीतर नजर आया। कन्नौज और कानपुर के भीतर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर, उसके बाद लखनऊ के भीतर एक संविधान को लेकर के सम्मेलन के भीतर, और दोनों मंचों पर इससे पहले संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को उठाए हुए इस भारत देश में संविधान की रक्षा करने के सवालों को से जूझती हुई इंडिया गठबंधन ने अपने तौर पर प्रधानमंत्री को कटघरे में कैसे कैसे और किस रंग के साथ खड़ा कर दिया। उसने पहली बार यह संदेश दिया कि दरअसल जमीन पर जो कुछ भी चल रहा है उसकी धड़कनें सुनाई देने लगी है। और यही वह बड़ी कारण है कि खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में राहुल गांधी आकर खड़े हो गए। तो 2019 के लोकसभा चुनाव की ऐसी कौन सी सच्चाई थी जो इस बार फिट नहीं बैठ रही है, और 2024 की लोकसभा चुनाव की कौन सी सच्चाई है जो 2019 लोकसभा चुनाव से इतने बुरी गति में भारतीय जनता पार्टी को ले जा रही है कि तेवर और चुनौती के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। और उनका ये अंदाज जो है, जब तक उन हथकड़ियों को हमने नहीं तोड़ा तब तक मेड इन कानपुर नहीं बन सकता है। मैं आपको प्लान देने आया हूं। पहला कदम, ये जो गलत जीएसटी लगा रखी है, अदानी वाली जीएसटी, 5 अलग अलग टैक्स, छोटे बिजनेस वालों पर टैक्स, किसानों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स, इस जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और अदानी और अंबानी के फायदे वाला टैक्स नहीं होगा। छोटे बिजनेस वालों के फायदे का टैक्स होगा, किसानों मजदूरों के फायदे का टैक्स होगा। दरअसल राहुल गांधी का ये जो अंदाज था, यह भारत देश का वोटों के समीकरण को लेकर के इंडिया गठबंधन के आगे बढ़ती हुई छवि के आश्रय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख और भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के तौर तरीके, इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर यह बात उभर गई है कि केवल 5% वोट न केवल उत्तर प्रदेश के भीतर बल्कि इस भारत देश के भीतर भी करीब 4 से 5% वोट का ही खेल है। और सामान्य तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तस्वीर के आश्रय दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी चुन कर के आ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी चुनी हुई जीत के बाद हैट्रिक लगाना चाहते हैं,
तो उसकी सच में असल तस्वीर तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ही छुपी है, जो एक ही झटके में इंडिया गठबंधन के साथ बदलने लगी है। दरअसल इस सर्वे कहिए या अपने तौर पर वोटिंग को समझने की स्थिति कहिए, एक संदेश खुलेआम खुले तौर पर उभर करके आया है कि पहली बार जो है वोटर बिल्कुल दो हिस्सों में देश के बट गए हैं। यानी 2019 में जो अदर्स की स्थिति थी, जो अन्य की स्थिति थी, वो इस बार गायब हो गई है। स्थिति अब इतनी विकट है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी इंडिया अलायंस है और सामने भारतीय जनता पार्टी है। मायावती और उनके उम्मीदवार कोई इस दौर में मायने रख नहीं पा रही है और ये स्थिति भारत देश के भीतर भी है। तो ऐसे में अगर इंडिया अलायंस एक साथ खड़ा है और अदर की भूमिका कोई इस दौर में बची नहीं, तो 2019 के लोकसभा चुनाव को भी अगर समझेंगे तो केवल ओबीसी का वोट है और जनरल के वोट है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करीब 60% बढ़ा था। यानी बाकी कांग्रेस और अन्य के हिस्से में 40% या उससे कम था। दोनों को मिला भी दीजिएगा तो ओबीसी का वोट और जनरल कैटेगरी का वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हक में 50% से ज्यादा थी। इसके बाद की परिस्थिति कमोबेश ये थी कि ओबीसी मुद्दा कैसे बना। अगर अब ओबीसी वोट बैंक में सेंध कोई लगा रहा है तो वह कांग्रेस लगा रही है, उसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं और इससे हटकर के तमाम समुदाय की विशेष निर्णय, चाहे वो जातीय आधार पे हो या उम्र के लिहाज से हो, उसने दरअसल चौंका दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन के भीतर कि अगर सीधे सीधे वोटिंग की स्थिति आ गई तो 3-4-5% इससे ज्यादा के वोट को माइनस करने की स्थिति की कोई जरूरत नहीं है और यह एक ऐसी स्थिति है जो केवल ओबीसी से ही समूची राजनीति को पलट सकती है। इसका पूरा सच क्या है, इस सारी चीज को परखने के बाद, समझने के बाद एक रिजल्ट आता है कि ओबीसी को 58% वोट पड़े थे, कांग्रेस को, बीजेपी को 58, कांग्रेस को 18 और बाकी अदर के। कुल मिला के बीजेपी को जो 58% वोट जो पड़ी थी, जो ओबीसी का था, उसी ओबीसी वोट बैंक में इस बार सेंध लग चुका है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी, एससी, एसटी या कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते करते अब हिंदुत्व के आश्रय की लकीर को पकड़ना चाह रहा है। लेकिन बाकी सच्चाई भी क्या बताती है? शेड्यूल कास्ट यानी दलितों की वोटों के आश्रय अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 41% वोट पड़े थे। अगर इस दौर में वोट नहीं बट रहा है जो 2019 में बटे थे, तो वहीं दूसरी ओर करीब करीब 59 यानी 59% वोट, 28% कांग्रेस और 31% अन्य को। आदिवासी से जुड़ा हुआ 49% भारतीय जनता पार्टी को मिला था, लेकिन दूसरी ओर 51% वोट। सवाल केवल 2-4-5% वोट का खेल का और एक ही झटके में चीजें बदल जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के भीतर मुस्लिम को वोट को लेकर के अब भारत देश के दूसरे हिस्से में मुस्लिम के वोट भी बटे थे। कांग्रेस को 51% मिले थे, अन्य के हिस्से में 39% गए थे। यानी करीब 90% वोट एंटी बीजेपी थे मुस्लिमों के 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार अगर वो एकजुट है जो उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा है, वो समाजवादी पार्टी के हक में जाएगा, कांग्रेस के हक में जाएगा, क्योंकि ये गठबंधन सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है, नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है। और ये एक ऐसी परिस्थिति है जो कमोबेश हर किसी को इस दायरे में ला रही है कि इसके बाद चीजें बचेंगी कैसे। और जातीय समीकरण के आश्रय केवल जनरल कैटेगरी यानी ऊंची जाति की परिस्थिति है, जिसमें करीब 61% वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में है। बाकी 39% वोट कांग्रेस और अन्य के हिस्से में थे, वह भी इस बार जुड़ जाए तो बहुत नीचे रहते हैं। यानी केवल ऊंची जाति के वोट के अलावा जो है, और उसके भीतर भी व्यापारिक तबका देश में है, उसमें भी आज खुले तौर पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में सेंध लगा दिया। यह कहते हुए सेंध लगा दी कि जीएसटी को बदल देंगे। जीएसटी आपके हिस्से में हथकड़ी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांध रखी है। वह कानपुर के भीतर भाषण देते हुए भी कहते हैं कि जीएसटी ने जितना नुकसान किया है, और यहां एक बात को समझना चाहिए कि जीएसटी का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जीएसटी से जुड़े हुए जितने भी कमिश्नर होते हैं, वो एक ही झटके में जिले दर जिले, शहर दर शहर जिस प्रकार से व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। और यह उस धड़कन को महसूस करने की स्थिति में कोई भी आ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पहल नहीं किया।
कांग्रेस खुलेआम खुले तौर पे इस पे विरोध कर रही है कि बदल डालेंगे सत्ता में आएंगे तो जो व्यापारी कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, अगर वह भी इस दौर में डगमगा गया तो स्थिति कितनी भयावह होगी, इसका अंदेशा पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर होने लगा। और शायद इसीलिए जो है जीएसटी को लेकर के सवाल राहुल गांधी ने जानबूझ करके कानपुर शहर में किस तरीके से क्रिएट किया, देखिए जरा। बहनों, जब तक हमने जो नरेंद्र मोदी वाली हथकड़ियां हैं, जब तक उन हथकड़ियों को हमने नहीं तोड़ा, तब तक मेड इन कानपुर नहीं बन सकता है। मैं आपको प्लान देने आया हूं। पहला कदम, ये जो गलत जीएसटी लगा रखी है, अदानी वाली जीएसटी, 5 अलग अलग टैक्स, छोटे बिजनेस वालों पर टैक्स, किसानों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स, इस जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और अदानी और अंबानी के फायदे वाला टैक्स नहीं होगा। छोटे बिजनेस वालों के फायदे का टैक्स होगा, किसानों मजदूरों के फायदे का टैक्स होगा। तो एक बात तो ऐसे में तय है कि राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि अपने भाषणों के जरिए अब वोटरों के मिजाज को, उसके दिमाग को समझना है और किस पर किस तरीके से हमला बोलना है और सत्ता में आने के बाद क्या परिवर्तन किया जाएगा, उसका संदेश अभी से ही अगर देश की जनता के बीच नहीं गया तो फिर मुश्किल हालात हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक एक शब्द को, एक एक पॉइंट को जिस तरीके से पकड़ा, अब उत्तर प्रदेश की जमीन पर आकर के जाहिर सी बात है कि आज से शुरुआत है, क्योंकि दक्षिण भारत के भीतर अब तमाम राज्यों में चुनाव निपट जाएंगे 13 मई को, यानी कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सारी सीटों पर कल 13 मई को वोट होगी और इसीलिए आज से उत्तर प्रदेश का जो दौरा शुरू हुआ। अब जाहिर सी बात है कि पूरी हिंदी पट्टी के भीतर जो सीटें हैं उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अपने कोर वोटर को लेकर जो करीब 50 सीटें हैं उस पर सीधा हमला करने की स्थिति में अब राहुल गांधी आ गए। और शायद ही वो स्ट्रेटेजी है जिसमें वो समझ गए कि केवल जातीय समीकरण नहीं बल्कि उम्र के हिसाब से और उनकी मुश्किल हालातों को भी अगर समझिएगा तो वह भी 2019 के लोकसभा चुनाव से अब मैच नहीं करेगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस और अदर्स अपने अपने तरीके से जो बटी हुई थी। जैसे बेरोजगार युवकों ने 19 में लोकसभा चुनाव में जो वोट किया था वो करीब 43% बीजेपी के हक में किया था, कांग्रेस के हक में 27%, अदर्स के हक में 30%, यानी बेरोजगारी भी बटी हुई थी। अगर उसको जोड़ दीजिएगा तो 57% तो यूं ही एक साथ एंटी बीजेपी आकर के खड़ा हो गया। छात्रों की कमोबेश यही स्थिति, 43% छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। दूसरी ओर 57% जिसमें 24% कांग्रेस और 33% अदर्स के हिस्से में गए थे, करीब 57% हुआ भी एंटी बीजेपी। मजदूरों की कमोबेश यही स्थिति, 43%, तो वहां पर भी मजदूरों ने वोट किया। 29% कांग्रेस के पक्ष में और 28% अदर्स के पक्ष में। यह भी मिलता है तो 57 पे आके यहां भी अटकता है। यानी जो देश के किसान के तौर पर नहीं है लेकिन खेती में मजदूरी करता है, यानी खेती किसानी करने वाला जो मजदूर है, उन्होंने 39% बीजेपी को वोट दिया था, जो मैक्सिमम है। अदर्स के हिस्से में 35 गया था, 35%, और कांग्रेस के हिस्से में 26% गया था। अगर इन सबको मिला दीजिएगा तो 61% वोट तो ऐसे ही एंटी बीजेपी हो गया। तो ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव तो यूं ही समाप्त हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब अदर्स और कांग्रेस मिल जाती है। अगर वोटर्स का परीक्षण इस दौर में कांग्रेस ने किया, इंडिया गठबंधन ने किया, हर छत्रक ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, जब चुनावी पैटर्न ही 1 to 1 आकर के खड़ा हो गया, तो ऐसे में फिर सीट दर सीट जो है, जो राजनीति अब साधनी है हिंदी पट्टी के भीतर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से से उसके जो एक कोर वोटर जो था, जिस राजनीति प्रयोगशाला के भीतर उत्तर प्रदेश में जो खड़ा किया गया 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्या वह भी ढाढ़ा रहा है? सियासी तौर पर यह परिस्थिति शायद पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस रूप में सामने आ रहा है, जो विश्लेषण एनालिसिस निकल के सामने आ रहा है। राहुल गांधी इसी तौर पे कटघरे में किसी दूसरे को नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा करते हैं, और उनका अंदाज बहुत सीधा है, बहुत सीधे लोगों को दिल को भेद जाए इसका जिक्र वो कैसे करते हैं, खास तौर पर कोविड काल के दौरान को लेकर के। देखिए, वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे,
मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया, आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट चलाओ, अदानी को कहते थे पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। हर कोई इस दौर में जानता है कि कोविड काल के दौरान सबसे बड़ी मार व्यापारियों पर पड़ा, प्रवासी मजदूरों पे पड़ा, इस भारत देश के असंगठित क्षेत्र पे पड़ी, इस भारत देश के उन सेल्फ मेड लोगों पर पड़ा जो अपने तौर पर रोजगार कर रहे थे। उनको कोई राहत नहीं मिली उस दौर में, लेकिन कॉरपोरेट को राहत मिल गई। और इसीलिए अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के अक्ष तले जो कोविड काल के ठीक एक साल पहले चुनाव हुए थे, अगर उसके साए तले अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो कोई भी कह सकता है कि वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो तमाम लोग कैसे खड़े हो सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो एक ही झटके में वही लोग प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देंगे। और शायद यही बड़ा कारण है कि अगर उस दौर को देखिएगा, जो अपने तौर पर छोटे दुकान चलाने वाले जो थे 49% वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में दिया था, 49% वोट, 25% भारतीय जनता पार्टी के हक में थे, 26% अदर अगर मिला दीजिएगा तो 51% एंटी बीजेपी है, लेकिन फिर भी 49% बहुत बड़ा हिस्सा है। जब ये सवाल इस दौर में निकल के आ रहा है कि आपकी स्थिति क्या हो गई है, और उस दौर में जो कंपनी वैक्सीन तैयार कर रही थी उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी उससे पैसा समेट रही थी, और ये पूरा खुला खेल चल रहा था देश में। ये सारी चीजें जब सामने आ गई तो उसके बाद भी किसी ने उफ तक नहीं किया और बताने लगे कि दरअसल ये सब उससे मत जोड़िए। हालांकि अब वैक्सीन जो लगातार उस सर्टिफिकेट में से प्रधानमंत्री की तस्वीर गायब हो चुकी है, जो वैक्सीन बाजार में पड़ी हुई थी उसको समेटना शुरू उस कंपनी वालों ने कर दिया। अब राहुल गांधी ऐसे में एक ऐसी परिस्थिति है, अगर इसको हट करके देखिएगा, जो अपने तौर पे रोजगार संभाले हुए थे, जिनकी हालत बद से बदतर हुई कोविड काल के दौर में, उसमें से करीब 47% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। कांग्रेस को वोट 25%, अदर्स को 28% दिया। लेकिन फिर एक और सवाल, अदर्स और कांग्रेस को मिलाकर के 53% एंटी बीजेपी तब भी था, लेकिन वो एकजुट नहीं था। अब सवाल है कि सब अगर एकजुट हो गया इस दौर में तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास रास्ता क्या बचे। अगर यही वह सवाल है जो इस दौर में भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषणों में तमाम बातों से हट करके अब वह एक बार फिर से उसी आवरण में आकर खड़े हैं जो किसी भी संघ के प्रचारक को एक शिक्षा दी जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदुत्व की जो परिभाषा गढ़ी गई इस दौर में, वो आरएसएस के अनुसार इस भारत देश में जो हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ यानी जिंदगी जीने का तरीका मान लिया, उनको भी ये बात समझ में नहीं आया कि उस हिंदुत्व के आश्रय अब भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर कल तक जिन बातों की जिक्र किया करती थी, अब 10 साल सत्ता देश में संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं सारी बातों का उसी तर्ज पर जिक्र कर रहे हैं। क्या देश विरोधी काम करते हैं? हिंदुओं को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते। जाहिर सी बात है, कोई भी सवाल पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री का भाषण एकाएक बदल कैसे गया। वो तो अर्थव्यवस्था का जिक्र किया करते थे, विश्व गुरु होने का दंभ भरते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की पहचान का जिक्र होता था, युद्ध को भी किस तरीके से भारत की उम्मीदों के साथ जोड़ दिया गया उसका भी जिक्र किया जाता था। विकसित भारत का पाठ खुद प्रधानमंत्री पढ़ा रहे थे। वह खुद कह रहे थे कि आने वाले 100 दिनों के भीतर किस तरीके का भारत होगा जब वो हैट्रिक लगा चुके होंगे। और यही बातों उन्होंने तमाम मीडिया के इंटरव्यू में भी कहे, और किसी संपादक एंकर ने उनसे एक सवाल तक नहीं पूछा कि इस भारत देश के भीतर जो जमीन है और जमीनी के ऊपर जो नंगे पांव चलने वाले जो देश के किसान मजदूर, देश के युवा बेरोजगार, उनके पैर तले कितने छाले हैं, आपको पता है क्या? कोई किसी ने पूछा? स्थिति तो यह है कि जो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक समिति जिस प्रोग्राम को बना रही है, आज के दौर में आप इंटरनेट के ऊपर जब सर्च करेंगे, जब उसको टटोलेंगे तो वो खोलेंगे ही नहीं।
सब कुछ वहां से गायब जो इसी दौर में। और यही वह परिस्थिति है कमोबेश जो जिसने एक ही झटके में राहुल गांधी के सामने उन सारे सवालों को रख दिया जिन सवालों के अक्ष तले कांग्रेस का पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन वो करने की दिशा में आगे बढ़ी, क्योंकि वह इस देश के लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर उन्होंने एक यात्रा किया, भारत जोड़ो, उसके बाद भारत जोड़ो नया यात्रा। इन दो यात्राओं ने उनको पाठ तो पढ़ा दिया। अब अपने तौर पर कितने भी महान हो सकते हैं, किसी भी परिवार के हो सकते हैं, लेकिन लोगों से जुड़ाव अगर आपका नहीं हुआ तो फिर लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और पहली बार जो है जिन परिस्थिति में इस पूरे के पूरे घोषणा पत्र को यानी चुनावी मैनिफेस्टो को बनाया गया और मंच से प्रधानमंत्री को चुनौती देने की स्थिति में राहुल गांधी आकर खड़े हो गए। कल की ही बात है, कई रिटायर्ड जस्टिस ने एक लेटर लिखा, उसने एक संपादक, एक पत्रकारों ने भी लिखा कि किस भारत देश के भीतर में लोकतंत्र की खातिर सीधे तौर पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किसी एक मंच पर वाद विवाद तो होना चाहिए, बहस तो होनी चाहिए, एक डायलॉग, एक संदेश, संवाद तो होनी चाहिए, एक गुंजाइश तो बननी चाहिए कि इस देश के भीतर दोनों व्यक्ति क्या सोचते हैं और किस तरीके से इस देश की परिस्थितियां और आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये कहे तो सही। और संयोग से आज लखनऊ के एक कार्यक्रम के भीतर जहां पर राहुल गांधी मौजूद थे, एक दर्शक ने वही सवाल पूछ लिया और जवाब खुद ही देख लीजिए। जस्टिस मदन लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, ये सवाल आपके मन में उतर गया होगा कि सच में प्रधानमंत्री इस भारत देश के भीतर में एक तरफा राग लगातार अलाप रहे हैं और उसी के आश्रय हैट्रिक बनाने की सोच रहे हैं, जब इस भारत देश के भीतर सवाल चुनाव आयोग तक पर उठने लगे, इलेक्शन कमीशन पर आवाज उठने लगे। और कल आवाज दिल्ली के सड़कों पे कल प्रदर्शन होने वाला चुनाव आयोग और ईवीएम को। सियासी तौर पर ऐसी स्थिति कभी भी किसी प्रधानमंत्री की थी क्या? फिर एक पल के लिए आखिर में 2019 के लोकसभा चुनाव में जब आप आएंगे तो कोई भी पूछ सकता है कि इस देश में शहरों में रहने वाले लोग ने कितना वोट दिया था, गांव में रहने वाले लोग कितने लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को किया था और विरोध में कितने वोट पड़े थे। इस भारत देश के शहरों वालों में रहने वाले लोग 49% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, 26% कांग्रेस के हक में थे, 25% अदर्स के थे, फिर भी 51% एंटी बीजेपी वोट पड़ा था। और गांव में 44% लोग वोट किए थे बीजेपी के हक में और कांग्रेस के हक में 27% था, 29% अदर्स के हक में था, यानी करीब 56% एंटी भारतीय जनता पार्टी वोट 2019 के भीतर भी पड़े थे। तो 2019 से आते आते 2024 के चुनाव में सियासी दल बदले या फिर ना बदले, लेकिन भारत देश की जनता जब वोटिंग करने पहुंच रही है बूथ पे, तो उसने तीसरे उम्मीदवार की तरफ अगर देखना बंद कर दिया और यह संदेश लगातार निकल के आ रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी खड़े हैं इंडिया के साथ, या फिर एनडीए के साथ, या दूसरी तरफ इंडिया के साथ। कोई तीसरी परिस्थिति इस दौर में बचती नहीं। तो सामान्य तौर पर उसमें अगर ओबीसी के मुद्दे को अगर छोड़ देंगे तो सवाल हिंदी क्षेत्रों के केवल 50 सीटों भर का नहीं है, और सवाल केवल 3, 4, 5% वोटों के खिसकने भर का भी नहीं है। और ये हाफ होगा या उससे भी नाजुक स्थिति होगी, ये केवल आप सोच सकते हैं वर्तमान समय में, जब राहुल गांधी सीधी चुनौती दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी धर्म के राग में खोए हुए हैं। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।